हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, आज हम करंट अफेयर्स में आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात करने जा रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि ये जो टॉपिक है हमारे करंट अफेयर्स का, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब आसियान बना। आपके अगर मैं करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात करूँ तो कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होंगे उनको मैं यहाँ पर एक बार लिखने जा रही हूँ। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बोल सकते हैं कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा, इसके करंट अफेयर्स को पढ़ने के पहले जो है हमें आसियान के बारे में अपनी जनरल नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, बेसिक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आसियान है क्या। सबसे पहले हमें क्या समझना है कि आसियान है क्या, राइट। और आसियान के बाद आसियान 1, आसियान +1, इसका क्या मतलब है, आसियान +3, ये क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो EAS क्या है, RCEP क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी। यहां पर एक जब हम आसियान की बात करते हैं तो लुक ईस्ट पॉलिसी का जिक्र आता है, हमको इसके बारे में देखना पड़ेगा कि ये क्या है। एक्ट विद आसियान, ये कौन सा एक्ट है जिसमें आसियान के साथ एक्ट करने की बात कर रहे हैं। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, फर्स्ट वर्चुअल समिट ऑफ आसियान कहां पर हुई, कब हुई, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या है, खैर फुल फॉर्म तो आपने यहां पे देखा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, हम इसकी बात कर रहे हैं। और अगर हम हिंदी में बात करें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। तो आज हम वर्ल्ड मैप में ये भी देखेंगे कि इसको दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन क्यों बोलते हैं। तो इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये जो एसोसिएशन है, इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आखिर है क्या, कब बना, क्या इसका मोटो है, क्या इसका विजन है। तो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं और ये देखते हैं कि हाँ कौन कौन से देश हैं जो मिलकर आपस में काम कर रहे हैं, कैसे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना है, कैसे देश एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, तो हमको वहां पर एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि कौन कौन से संगठन हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड तौर पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आसियान का भी नाम आता है, सार्क का भी नाम आपने सुना होगा, ब्रिक्स का भी नाम सुना होगा, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात आती है जिसको हम करंट अफेयर्स में एक एक करके कवर करेंगे और उसकी बेसिक हिस्ट्री देखेंगे, करंट में क्या चल रहा है, क्या रोल प्ले कर रहे हैं ये संगठन, इनकी बात हम करेंगे।
तो आपके सामने बेसिक क्वेश्चंस जो हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और अभी तक आपको आसियान का फुल फॉर्म पता लग चुका है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि जो एशिया का जो साउथ ईस्ट हिस्सा है वहाँ के नेशंस ने, वहाँ के देशों ने मिलकर अपना एक संगठन यानी कि एसोसिएशन बना रखा है। तो आइए देखते हैं कि आसियान में क्या क्या चीजें हैं। चलिए, अब जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, अगर हम आसियान की हिस्ट्री की बात करें, अक्सर एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है आसियान कब बना। 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 को आसियान बना। इसके फाउंडर नेशंस कौन कौन से थे? आज की डेट में टोटल यहाँ पे 10 मेंबर्स हैं, टोटल 10 मेंबर्स हैं, लेकिन फाउंडर मेंबर्स जो थे वो आपके 5 थे। याद रखिएगा, जो फाउंडर मेंबर्स थे, फाउंडर मेंबर्स राइट, वो आपके 5 मेंबर्स थे, राइट। 5 मेंबर्स की यहाँ पर बात की जा रही है, और इन जिन भी नेशंस की बात आ रही है ये वर्ल्ड मैप में साउथ ईस्ट में आते हैं। इसको अभी हम देखेंगे कि कैसे हम बोल रहे हैं कि हाँ ये साउथ ईस्ट में आते हैं, राइट। तो यहाँ पे फाउंडर मेंबर्स देखते हैं कौन कौन है। तो फाउंडर मेंबर्स की जो मीटिंग हुई थी वो बैंकॉक में हुई थी, राइट। फाउंडर मेंबर्स में यहाँ पर सबसे बड़ा देश, चाहे हम क्षेत्रफल की बात करें, चाहे हम जनसंख्या की बात करें, एरिया वाइज बात करें, पॉपुलेशन वाइज बात करें, सारे देशों में जो सबसे बड़ा देश आसियान का है वो है इंडोनेशिया, जो कि फाउंडर नेशंस में से था, राइट। तो इंडोनेशिया जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर देश है। सेकंड हम बात करेंगे मलेशिया की, फिलीपींस की, सिंगापुर एंड थाईलैंड। सिंगापुर एंड थाईलैंड, इन सब देशों ने मिलकर बैंकॉक में अपनी पहली मीटिंग की। और यहां पर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आसियान को किस डिक्लेरेशन लेटर के तहत बनाया गया। डिक्लेरेशन लेटर मींस घोषणा पत्र के तहत बनाया गया। डिक्लेरेशन लेटर, या कभी भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा घोषणा पत्र के तहत बनाया गया, तो हमेशा याद रखिएगा कि जिस सिटी में जो सबसे पहला उनका मीटिंग हुई है, उनका समिट हुआ है, सबसे पहला जहां पे उनकी मीटिंग हुई है, वहीं उसी सिटी का हमेशा घोषणा पत्र होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी है, कैपिटल है बैंकॉक, और बैंकॉक थाईलैंड में इनकी जो पहली मीटिंग है वो हुई थी। तो इसलिए आपका आंसर होगा कि आसियान को बैंकॉक डिक्लेरेशन लेटर के तहत एस्टैब्लिश किया गया, राइट। तो यहाँ पर जो आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन लेटर था, क्योंकि पहली मीटिंग कहाँ हुई, बैंकॉक में हुई। और मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर ऐसा पूछा जाए कि एसोसिएशन को किस डिक्लेरेशन लेटर या घोषणा पत्र के तहत बनाया गया, तो हमेशा याद रखिएगा कि जहां पर पहली मीटिंग हुई रहती है वहीं उसी सिटी का डिक्लेरेशन लेटर कहलाता है। जैसे यहाँ पर पहली मीटिंग हुई बैंकॉक में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैंकॉक डिक्लेरेशन लेटर, राइट। तो यहाँ बैंकॉक डिक्लेरेशन लेटर के तहत जो है आसियान की स्थापना की गई, और यहाँ पर आसियान ने जन्म लिया। समझ में आ रही है बात? तो ये एक दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट के जो नेशंस थे उन्होंने साथ में मिलकर जो है एक अपना एसोसिएशन बनाया आपसी सहयोग के लिए, ताकि वो आपस में जितने भी देश है वो संगठित होकर अपनी एकता से जो है अपनी सुरक्षा कर सकें। तो ये एक एसोसिएशन यहाँ पर बना। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे यहाँ पर जो है जो
आसियान है उसके फाउंडर नेशंस जो हैं वो कौन कौन थे? 5 कंट्रीज, यहाँ पे 5 देशों ने मिलकर जो है आसियान बनाया था। प्रेजेंटली यहाँ पे 10 मेंबर्स हैं। तो फाउंडर मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमारा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एंड थाईलैंड जो है वो आता है। राइट, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग, कौन कौन से मिनिस्टर्स जो है वो आसियान बनाने के लिए शामिल हुए थे। तो आपके सामने स्क्रीन पे फोटो है, स्क्रीन पे फोटो है। राइट, इसको मैं फुल स्क्रीन कर दे रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स यहाँ पे शामिल हुए जो हमारे 5 फाउंडर नेशंस थे। उनमें हम देखें तो थाईलैंड से थेनेत खोमन, आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, यानी कि हम इनकी बात कर रहे हैं, हम इनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। राइट, ये हमारे थाईलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे थेनेत खोमन, एंड फिलीपींस से जो है नरसियो आर रामोस सेकंड नंबर पे ये हैं। एस राजरत्नम सिंगापुर से, तुन अब्दुल रजाक मलेशिया से, एंड आदम मलिक इंडोनेशिया से। ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे ये इस फर्स्ट मीटिंग में गए थे और इन्होंने जो बैंकॉक डिक्लेरेशन था वो साइन किया था और इसके तहत जो है आसियान बना। तो ये 5 फाउंडर मेंबर्स थे, आपको याद होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़े देश की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा देश हमारा जो था जनसंख्या या क्षेत्रफल, एरिया बेसिस पे, दोनों बेसिस पे आप कहेंगे तो इंडोनेशिया था। आपको जावा का नाम याद आ रहा होगा, जावा द्वीप, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी हैं वो सक्रिय रहते हैं। जावा भी आपका इंडोनेशिया में है, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और इंडोनेशिया जो है वो इसका फाउंडर कंट्री था आसियान का। राइट, अब मैंने जैसा कि आपको कहा था कि प्रेजेंटली आपके कितने मेंबर्स हैं, प्रेजेंटली यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स जो है प्रेजेंटली आपके आसियान में मेंबर्स हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है कि 10 मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फाउंडर मेंबर्स आपके लेफ्ट हैंड साइड दिख रहे हैं, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। और यहाँ पे देखिए सबकी डेट है 8 अगस्त 1967, यानी कि जब आसियान बना, आसियान ने जन्म लिया तो ये उसके फाउंडर मेंबर्स थे। सबके जो भी रिस्पेक्टिव यहाँ पर कंट्री है उसके रिस्पेक्टिव जो भी फ्लैग है वो मैंने यहाँ पर बगल में लगाया हुआ है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ किस देश का कौन सा फ्लैग है, इसका आपको आइडिया लग जाए। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। राइट, तो यहाँ पे आप देखिएगा। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ तो 7 जनवरी 1984 में जो है वो आपका ब्रुनई दारुसलाम, ये आपका आसियान का मेंबर हो गया था। 28 जुलाई 1995 जब वियतनाम की वॉर जब ख़त्म हुई थी तो वियतनाम भी यहाँ पर शामिल हो गया था। इसके बाद म्यांमार जिसको पुराने समय में हम बर्मा कहा करते थे, आपने सुना होगा रंगून का नाम, आपने हिंदी मूवीज़ में सुना होगा रंगून का नाम, मेरे पिया गए रंगून। राइट, तो वो बर्मा आप देख रहे हैं, बर्मा को आज की डेट में हम म्यांमार बोलते हैं, म्यांमार। और लाओस जो है वो आपका 23 जुलाई 1997 में आसियान का पार्ट बने। और सबसे लास्ट में जो है वो कंबोडिया जो है शामिल हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं लाओस
लाओस, आपने नाम सुना होगा, लाओस बोलते हैं हम, लाओ पीडीआर। लाओ पीडीआर तो आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये पीडीआर क्या है। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पीडीआर, पीडीआर का यहां मतलब है पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पीपल्स डेमोक्रेटिक, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की यहां पर बात की जा रही है। पूरा इसका लाओस बोल देते हैं जनरली लोग, इसका अगर हम पूरा नाम लिखें तो ये हमारा क्या है, लाओस पीडीआर। पीडीआर मीन्स पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की यहाँ पर बात की जा रही है, लाओस की बात की जा रही है। 23 जुलाई 97 को ये दोनों कंट्रीज जो है वो इसका हिस्सा जो है वो बन गए थे। और सबसे लास्ट में जो है कंबोडिया, 30 अप्रैल 1999 को कंबोडिया इसका हिस्सा बना। इसका हिस्सा बनने के पहले वहां पे सैन्य शासन था, मिलिट्री का जो है शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था। जब वो खत्म हुआ तो 30 अप्रैल 99 को जो है कंबोडिया जो है आसियान का हिस्सा बन गया। अब यहां पर एक आपसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, कि दक्षिण पूर्वी एशिया का कौन सा ऐसा देश है जो कि आसियान का मेंबर नहीं है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट कंट्रीज में कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि आसियान का मेंबर नहीं है, मेंबर नहीं है, यानी कि देश है लेकिन आसियान का मेंबर नहीं है। तो इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका अगर हम बात करें आसियान का मेंबर नहीं है ईस्ट तिमोर। आपको पता होना चाहिए ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर एक कंट्री है। 21वीं शताब्दी में 21 सेंचुरी में सबसे पहला बनने वाला देश जो है वो ईस्ट तिमोर है। ये पहले इंडोनेशिया का हिस्सा हुआ करता था और 2002 में एग्जिस्टेंस में आया है, 2002 में एग्जिस्टेंस में आया है और ये आसियान का हिस्सा नहीं है। तो कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण पूर्वी एशिया का कौन सा ऐसा देश है जो आसियान का मेंबर नहीं है, तो वो है ईस्ट तिमोर, क्योंकि ये पहले इंडोनेशिया के पास था। इंडोनेशिया से अलग होकर 21वीं शताब्दी में सबसे पहला, 21st सेंचुरी में सबसे पहला बनने वाला जो देश है वो ईस्ट तिमोर है। तो आपके जनरल नॉलेज के लिए ये आपको पता होना चाहिए, इसके पहले इसके ऊपर इंडोनेशिया का जो है कब्जा हुआ करता था। राइट, तो इतना आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं आपके आसियान के, कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं। अब इनको याद करने का तरीका देख लेते हैं। मेंबर कंट्रीज तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन अभी तो आपको बहुत सारे इंटरनेशनल एसोसिएशन की बात करनी है, हमें तो सार्क की भी बात करनी है, हमें तो ब्रिक्स की भी बात करनी है, तो बहुत सारे इंटरनेशनल एसोसिएशन, तो कैसे हम याद रखें। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक निमोनिक लेकर आई हूँ जिसके थ्रू आप जो है ये जो 10 मेन मेंबर कंट्रीज हैं आसियान के, ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं MBBS IPL क्रिकेट, MBBS ने IPL क्रिकेट टीवी पर देखा, MBBS ने IPL क्रिकेट टीवी पर देखा। राइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं MBBS ने IPL क्रिकेट टीवी पर ही देखा, ये आप याद कर सकते हैं। MBBS में M फॉर आपको याद हो गया होगा मलेशिया, B फॉर हम बात करें तो यहाँ पे बर्मा, जैसा कि मैंने आपको म्यांमार का नाम बताया कि म्यांमार का जो पुराना नाम था वो बर्मा हुआ करता था। राइट, ब्रुनई जो कि बाद में ऐड हुआ है, सिंगापुर जो कि फाउंडर मेंबर्स में से है, S फॉर सिंगापुर जो कि फाउंडर मेंबर कंट्रीज में से, इंडोनेशिया जो कि सबसे बड़ा देश है आसियान का,
ये तो आपको याद रहता है। आईपीएल का आई इंडोनेशिया, पी फिलीपींस, राइट, लाओस, पीडीआर जो है आपका एल से हो जाएगा। क्रिकेट का सी यानी कि कंबोडिया सबसे एंड में 99 में ये जो कंट्री है ये आसियान का हिस्सा बना। टीवी का टी थाईलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और वी जो है वो वियतनाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि इतने जो हैं प्रेजेंटली मेंबर कंट्रीज हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एमबीबीएस ने आईपीएल क्रिकेट टीवी पर ही देखा, राइट। तो यहाँ पे एमबीबीएस और एमबीबीएस, आईपीएल, क्रिकेट का सी, टीवी का टी और वी आपको कंट्रीज के नाम को याद रखवाएगा। आई होप कि आपको ये निमोनिक याद हो गया होगा और आप आसियान के 10 मेंबर्स को नहीं भूलेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसकी जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो क्या है। ध्यान से देखिएगा, हम ये देखने जा रहे हैं कि इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है। तो ये देखिए आपको मेंबर कंट्रीज जो हैं दिख रहे हैं। अगर हम लेफ्ट से शुरू करें तो सबसे पहले हमको म्यांमार दिख रहा है। इसको और क्लैरिटी से दिखाने के लिए मैं आपको पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप जो है वो आपको शो करती हूँ कि पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा आप। यहाँ पर यहाँ पे देखिए आप मैप में देख सकते हैं। देखिए ये आपका पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप है। अब ये देख रहे हैं आप, हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, राइट। और इसमें आपको भारत दिख रहा होगा। ये देखिए भारत हमारा दक्षिण पूर्व एशिया का पार्ट कहलाता है। भारत हमारा दक्षिण पूर्व एशिया का पार्ट कहलाता है, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये हिस्सा जो भारत है ये आपका पूरा का पूरा दक्षिण एशिया का हिस्सा है, दक्षिण एशिया का हिस्सा है। और भारत के बगल में ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हमारा कहलाता है दक्षिण पूर्व। ये हमारा पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व यानी कि अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट ये आपका कहलाता है। साउथ ईस्ट कैसे हुआ इसको मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए साउथ ईस्ट कैसे हुआ। अब इस वाले मैप पे आ जाइए, थोड़ा आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है हमारा इंडिया। आप देख रहे हैं ये हमारा इंडिया है और इंडिया के बगल में आप देख रहे हैं, इंडिया के बगल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके जो कर्सर आप देखेंगे, जस्ट अ मिनट मैं इसको मार्क करती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। देखिए यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे बोलते हैं। आपको इतना तो आइडिया होगा कि अगर मैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात करूं तो हमारा उत्तर ऊपर है, दक्षिण यानी कि साउथ जो है वो आपका नीचे आता है। साउथ जो है आपका नीचे आता है, राइट। और
पूर्व यानी कि ईस्ट इधर आएगा, और पश्चिम यानी कि वेस्ट आपका इधर आएगा, नॉर्थ हिमालय के साइड है। तो इतना तो आपको पता होगा अपने देश के अकॉर्डिंग कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये क्लैरिटी आपको होगी। तो आपको ये पता है इंडिया के ऊपर पूरा का पूरा जो इंडिया है वो किसका पार्ट है, एशिया का पार्ट है। तो ये जो आप पूरा मैप देख रहे हैं, ये आप जो पूरा मैप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जितना भी रशिया के नीचे का जो पोर्शन है ये एशिया के नीचे का पोर्शन है। यानी कि आप इंडिया को क्या बोलोगे, आप इंडिया को बोलोगे दक्षिण, इंडिया को आप क्या बोलोगे, इंडिया को आप बोलोगे दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया। तो इंडिया हमारा क्या है, साउथ एशिया। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, देखिए आप यहाँ पे पाकिस्तान देख रहे हैं, इंडिया देख रहे हैं, नेपाल देख रहे हैं, भूटान देख रहे हैं, राइट। ये आप ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये हमारा क्या कहलाता है, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया का पार्ट ये जो है कहलाता है। जबकि दक्षिण पूर्व आपको पता है इसको बोलेंगे, दक्षिण और पूर्व के बीच में जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, अभी हमने देखा म्यांमार, देखिए म्यांमार के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम जो था वो बर्मा था, राइट। इसके बाद आप देखिए लाओस को देख रहे हैं, लाओस को आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंबोडिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए थाईलैंड आपको दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको वियतनाम जो है दिख रहा है। तो कंबोडिया, वियतनाम यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है। इसके बाद देखिए छोटा सा आपको सिंगापुर यहाँ पे देखिए दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रुनई ये देखिए यहाँ पे दिखेगा, ब्रुनई दिख रहा है। ये आपका ये वाला हिस्सा जो है ये आपका देखिए मलेशिया, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका किसका हो गया, मलेशिया का हो गया, राइट। तो ये आप देखिए यहाँ पर आपने जो 10 मेंबर सिटीज़ अभी आपने देखे थे, एमबीबीएस का एम यानी कि मलेशिया और बर्मा, फिर उसके बाद एक बी फॉर बर्मा, सेकंड बी फॉर ब्रुनई, ठीक है। एमबीबीएस, एस फॉर सिंगापुर मैंने आपको अभी दिखाया। एमबीबीएस, आईपीएल का इंडोनेशिया आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, इंडोनेशिया देखिए। जावा आपको दिख रहा है, मैंने कहा था जावा द्वीप, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भूकंप हैं वो सक्रिय रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडोनेशिया, राइट। अब यहाँ पे हम बात करें फिलीपींस, ये देखिए आपका ये आ गया फिलीपींस, राइट। इसके बाद हमने पढ़ा था आईपीएल का पी आ गया, एल देखिए आपका लाओस, ये मैंने पहले ही मार्क कर दिया है। आईपीएल, क्रिकेट का सी फॉर कंबोडिया, ये देखिए कंबोडिया भी मैंने आपका यहाँ पे मार्क कर दिया है, देखिए कंबोडिया, और राइट। और क्रिकेट, टीवी का टी यानी कि हमने बात की थाईलैंड की, तो ये देखिए थाईलैंड भी हमने देखा। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, जहाँ पे बैंकॉक चार्टर में आसियान ने जो है जन्म लिया था, बैंकॉक चार्टर के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था वियतनाम, टीवी का वी यानी कि वियतनाम। तो ये आप कंट्रीज देख रहे हैं, देखिए इन सारी कंट्रीज को मिलाकर आसियान बना है, राइट। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, जो आपके साउथ ईस्ट नेशंस हैं, ठीक है, उसको जो है मिलाकर आपका ये जो आसियान है ये बना है। तो आपको एक ज्योग्राफिकल उसमें आइडिया लग गया होगा कि कैसे यहाँ पर जो है ये वर्क करता है, कैसे यहाँ पर ये जो है वर्क करता है। ज्योग्राफिकल एक पूरा आपको आइडिया लग गया होगा आसियान का, राइट। तो ये आपका आसियान है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको साउथ ईस्ट क्यों बोलते हैं। इसके बाद मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि ऐसा कौन सा साउथ
ईस्ट एशिया का ऐसा कौन सा देश है जो कि अभी आसियान का पार्ट नहीं है? यहाँ पे देखिए ईस्ट तिमोर आपको दिख रहा है। ये पहले इंडोनेशिया का पार्ट हुआ करता था, इंडोनेशिया का कब्जा था इस पे, और हमारी 21वीं शताब्दी में 21 सेंचुरी 2002 में ये एग्जिस्टेंस में आया है देश, और ये अभी भी जो है वो आपका आसियान का हिस्सा नहीं है, ये आसियान का सदस्य मेंबर कंट्री नहीं है। इसमें 1975 से लेकर 2002 तक इंडोनेशिया का कब्जा था इस देश के ऊपर, राइट। तो ये आपको एक आसियान के बारे में पूरी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी वर्ल्ड मैप पे कि कैसे आसियान जो है वो उसके कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, और पूरे वर्ल्ड मैप पे कैसे उनको क्यों साउथ ईस्ट कंट्रीज बोला जाता है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। वर्ल्ड मैप में मैंने आपको उनकी लोकेशंस भी जो है वो दिखा दी हैं कि साउथ ईस्ट में सारे मेंबर कंट्रीज जो हैं वो आपके हैं। तो आई होप कि इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई होगी आसियान के बारे में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में जकार्ता में है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो जकार्ता है, और जकार्ता में आपका आसियान का ऑफिस है। ये इसका जो आप इसको अभी हम देखेंगे, जो इसका एम्बलम है, चिन्ह है, प्रतीक है, वो आसियान का ये है। ये उसी का इन्होंने मॉडल जो है यहाँ पर बना रखा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं उस बिल्डिंग की पिक्चर देख रहे हैं, और देखिए यहाँ पे लिखा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है आसियान। तो जकार्ता में ये जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है, वहाँ की पिक्चर आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो याद रखिएगा आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया, जहाँ पे जावा द्वीप है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं और सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, राइट। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आपका आसियान का हेडक्वार्टर है, राइट। तो आसियान के बारे में इतनी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये जो एसोसिएशन है ये बना लिया गया, तो इसकी साल में 2 बार सबमिट होती है। इसकी साल में 2 बार जो है सबमिट होती है। सबमिट के बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले अब हम ये देख लें, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आसियान +3 क्या है, आसियान +1 क्या है, इस पे भी हम डिस्कशन कर लें। तो आसियान +3 का मतलब ये हुआ कि आसियान के 10 मेंबर्स जो हैं, 10 मेंबर्स जो हैं वो अलग से 3 कंट्रीज के साथ मीटिंग करते हैं, 3 कंट्रीज को और इन्वॉल्व करते हैं, राइट। तो वो 3 कंट्री कौन कौन से हैं आसियान 3 में? सबसे पहले आसियान 3 में, आसियान +3 में जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया। ये आप देख रहे हैं, ये फ्लैग आपका जो ये है, जापान के ऊपर जापान का फ्लैग है, चाइना एंड साउथ कोरिया, राइट। ये जो 3 देश हैं, जो 3 कंट्रीज हैं, इनके साथ आसियान के जो 10 सदस्य देश हैं वो मीटिंग करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आसियान +3, आसियान +3 बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि आसियान +3 में कौन कौन आता है। आसियान +3 में यहाँ पर जापान, चाइना, साउथ कोरिया आता है, और भारत ने बहुत कोशिश की कि इसका हिस्सा बन जाए, लेकिन एज यूजुअल चीन ने अड़ंगा लगा दिया, और चीन की बदमाशी के कारण भारत जो है आसियान +3 को आसियान +4 नहीं करवा पाया, क्योंकि भारत का बहुत ज़्यादा मन था कि वो इस आसियान +3 को
आसियान +4 में कन्वर्ट करवाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद आसियान+1 मतलब 10 मेंबर्स, जो 10 मेंबर्स ऑफ आसियान हैं वो भारत के साथ अलग से मीटिंग करते हैं भारत के साथ, तो इसको हम बोलते हैं आसियान+1। यानी कि 1 जो है वो किसके लिए यूज होता है, इंडिया के लिए यूज होता है, राइट। तो ये आसियान+1 है। आसियान+1 का मतलब कि आसियान के जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं वो जब भारत के साथ अलग से जो मीटिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आसियान+1 जो है वो बोलते हैं। तो आज की डेट में भारत को आसियान+1 का दर्जा जो है मिला हुआ है। अभी हम इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे कि कैसे भारत और आसियान के जो संबंध है, रिलेशनशिप है, वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे बात की, इस पे भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। जब हम आसियान की बात करते हैं तो एक और टर्म आता है EAS, ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट क्या है? ईस्ट एशिया समिट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम जो ईस्ट एशिया समिट हुई थी वो फर्स्ट टाइम मलेशिया में हुई थी। मलेशिया में हुई थी और मलेशिया में 2005 में हुई थी। फर्स्ट टाइम मलेशिया में 2005 में हुई थी। अब इसका नाम है ईस्ट एशिया समिट, यानी कि पूर्व एशिया समिट, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें सबसे पहले एक तो आसियान के 10 मेंबर्स शामिल होते हैं। आसियान के 10 मेंबर्स जो हैं वो शामिल होते हैं, राइट। इसके बाद आसियान+3 यानी कि चीन, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है, ये आपके 3 मेंबर्स जो हैं वो शामिल होते हैं, राइट। फिर इसके बाद 1 मेंबर यानी कि इंडिया जो है वो भी आपका यहाँ पे शामिल होता है, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, राइट। इसके अलावा रशिया एंड US, ये भी जो है वो शामिल होते हैं। तो ये जो समिट है इसका नाम है ईस्ट एशिया समिट, लेकिन इसमें जो शामिल होने वाले देश हैं आप देख रहे हैं 10+3 13 14 15 16 10+3 14 15 16 17 और 18, राइट। एक आपका न्यूजीलैंड हो गया, एक रशिया हो गया और एक US हो गया। तो टोटल 18 कंट्रीज जो हैं वो इस समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब आसियान की समिट होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि साल में जनरली 2 बार जो है वो आपकी समिट होती है, एक अप्रैल में होती है और एक नवंबर में होती है। तो जब आसियान की समिट होती है तो उसके साथ ही साथ ईस्ट एशिया समिट भी होती है। इसका नाम ईस्ट एशिया समिट है, लेकिन इसमें 18 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि एशिया के बाहर के भी है। जैसे कि आपको पता लग रहा है कि US जो है वो आपके एशिया का पार्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये आपके एशिया का पार्ट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो ये देश भी शामिल होते हैं। तो इसका नाम भले ही ईस्ट एशिया समिट है, लेकिन इसमें 18 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करते हैं। याद करने का तरीका है आसियान+3+1, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US एंड रशिया जो है 4 और ऐड हो गए। तो टोटल 18 कंट्रीज जो है इस समिट में शामिल होते हैं, ठीक है। आपसी सहयोग और सुपरवाइजर के तौर पे कह लीजिए, तो सारे देश जो है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल जो एक प्लेटफॉर्म है उसमें मिलकर आसियान समिट्स में आते हैं, राइट। तो इसको आप बोलते हैं ईस्ट एशिया समिट। आई होप कि आपको इसका
आइडिया लग गया होगा कि ईस्ट एशिया समिट में टोटल 18 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स के तौर पे आते हैं। तो ये जो मेंबरशिप है ये एक्सटेंड बाद में की गई, रशिया और यूएस पे एक्सटेंड हुई बाद में, और रशिया और यूएस भी इस समिट का पार्ट बन गए। राइट, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और टर्म यहाँ पर आता है, एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये अभी 2020 में जो है ये हुई थी, और इसके 15 कंट्रीज जो हैं मेंबर्स हैं, ये आप याद कर सकते हैं। 15 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स हैं। 15 कंट्रीज कैसे हुए? 15 कंट्रीज में आप ये समझ लीजिए कि इसमें आसियान के जो मेंबर्स हैं +3, यानी कि टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। राइट, 13 हो गए। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये 15 नवंबर 2020 यानी कि 2020 में ये जो 37th वर्चुअल समिट हुई थी, वर्चुअल समिट अभी हुई थी 37 वर्चुअल समिट। 36 से जो है वर्चुअल समिट स्टार्ट हुई थी, अभी हम ये पढ़ेंगे। तो वहाँ पे RCEP जो है बना, इसमें 15 कंट्रीज जो है वो आपके मेंबर हैं। 15 कंट्रीज जो हैं वो आपके मेंबर्स हैं। तो 15 कंट्रीज में आसियान +3 प्लस जो है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो है, इसमें भारत नहीं है। इसमें भारत और अमेरिका जो है वो पीछे हट गए थे, भारत और अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है। राइट, मोदी जी और ट्रम्प ने इस पे जो है कंसीडर नहीं किया तो वो इसका पार्ट नहीं बने। तो ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो कि अभी 15 नवंबर 2020 में जो 37th आसियान की वर्चुअल समिट हुई थी, नवंबर में एक होती है, अप्रैल में एक होती है, नवंबर में। मैंने आपको बताया साल में 2 बार आसियान की समिट होती है, सम्मेलन होता है। तो उस सम्मेलन में आपका रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी क्षेत्रीय विकास करने के लिए जो एक पार्टनरशिप है वो 15 कंट्रीज के बीच में हुई। और उस 15 कंट्रीज में आसियान के 10 मेंबर सिटीज +3 यानी कि जापान, चीन एंड साउथ कोरिया एंड +2 यानी कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो है, इसके 15 कंट्रीज जो थे वो पार्ट थे, लेकिन इंडिया जो है वो इसका पार्ट नहीं है। राइट, तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये कि जब ये कंट्रीज आपस में व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो एक दूसरे से इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह बहुत कम लगाएंगे, ईजिली बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के इन कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो सकता है। तो FTA के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आसियान +5 अदर कंट्रीज ने साथ में की। इसके 37 वर्चुअल जो समिट हुआ उसमें 15 नवंबर 2020 को। राइट, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है। राइट, तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि भारत के साथ आसियान के संबंध कैसे रहे। तो अब हम यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जो आसियान कंट्रीज हैं एंड हमारा जो इंडिया है, इसके रिलेशनशिप पे हम बात करने जा रहे हैं। इनके बीच रिलेशनशिप कैसा रहा, इसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करिए।
तो पूरा फोकस आप यहीं पे रखिएगा, वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ कि आपका आसियान एंड भारत के बीच रिश्ता कैसा रहा। तो अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करूं, फर्स्ट फेज मैं इसको बोलना चाहूँगी कि आसियान आपका एग्जिस्टेंस में आया 1967, 8 अगस्त 1967। तो 1967 से लेकर अगर मैं 1990 तक की बात करूं तो कोई खास संबंध नहीं थे, कोई खास रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में नहीं था। आप नहीं कह सकते कि कोई स्पेशल रिलेशनशिप था, तो कोई स्पेशल रिलेशनशिप आप कह सकते हैं कि नहीं था, रिलेशनशिप नहीं था। रीज़न बिहाइंड ये था कि अगर मैं पूरे अर्थ की बात करूं तो पूरा अर्थ जो है दो हिस्सों में जो है बटा हुआ था। एक वो देश थे जो उस समय यूएस का जो है फेवर कर रहे थे, यानी अमेरिका का फेवर कर रहे थे, और दूसरा हिस्सा जो है वो यूएसएसआर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोवियत संघ। यूएसएसआर आपको एक आइडिया होगा, सोवियत संघ, जिससे भारत की बहुत अच्छी दोस्ती थी। अक्षय की एक पिक्चर भी आई हुई थी इस पे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट। अगर आप इंडिया के हिस्ट्री पढ़ेंगे आज़ादी की बात की तो आपको पता लगेगा रिपब्लिक और इसको हम हिंदी में बोलते थे सोवियत संघ। ठीक है, ये हुआ करता था। तो इंडिया जो था वो आप कह सकते हैं कि इंडिया जो था वो यूएसएसआर के फेवर में था, क्योंकि सोवियत संघ से भारत की दोस्ती थी। और अगर मैं आसियान की बात करूं तो आसियान जो था वो यूएस के फेवर में था। इसकी एक आप देखेंगे तो एक सीटो संधि थी, सीटो ट्रीटी थी, जिसके जो आसियान के साथ थी यूएस की। तो आप कह सकते हैं कि आसियान का जो संबंध था वो यूएस के साथ था, और इंडिया का संबंध जो है वो यूएसएसआर के साथ था। और पूरी जो दुनिया थी दो हिस्सों में बटी हुई थी, और जो है बहुत सारे देश जो है वो यूएस का फेवर करते थे, कुछ देश जो है वो यूएसएसआर का फेवर करते थे। हालांकि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडिया ने एक नाम संधि थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट, नेहरू जी थे इसमें, नॉन अलाइंड मूवमेंट। खैर मैं इसके बारे में बस एक आपको जिक्र बता रही हूँ। नॉन अलाइंड मूवमेंट था। इस समय भारत ने कहा था, जो भी सदस्य देश थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम के, उन्होंने कहा था कि विश्व में भले ही दो शक्तियाँ हों लेकिन हम किसी का फेवर नहीं करेंगे, हम किसी के तहत नहीं जाएंगे। तो भारत भी उसमें था और नेहरू जी थे इसमें, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा थे। तो ये इंडिया भी इसका पार्ट था। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इंडिया को जो सबसे ज़्यादा जो कह लीजिए आर्थिक इकोनॉमिक जो सपोर्ट था वो यूएसएसआर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हमारा जो व्यापार था, तेल का व्यापार था, जो सारा कुछ था वो सोवियत संघ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। तो 90 तक तो हालात बहुत अच्छे थे, 90 तक आपको पता है हालात बहुत अच्छे थे। और 91 में जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो मनमोहन जी थे, आपको पता होगा कि 91 में इंडिया के हालात जो है वो बहुत ख़राब हो गए। रीज़न बिहाइंड कि ये जो यूएसएसआर था ये टूट गया। तो आप ये कह सकते हैं कि सेकंड फेज हमारा आया आफ्टर, अगर मैं बात करूं आफ्टर 1990 जो सोवियत संघ था, ठीक है, वो टूट गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, वो टूट गया। और हमारे लिए आर्थिक संकट जो है देश में पैदा हो गया। जो आर्थिक संकट है
वो हमारे देश में पैदा हो गया, क्योंकि जब सोवियत संघ टूट गया और हमारा व्यापार, हमारा बहुत सारा ये कह लीजिए जो एक्सपोर्ट था वो सोवियत संघ से होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था वो बहुत सोवियत संघ से होता था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसका विघटन हुआ तो हमारे लिए इकोनॉमिक क्राइसिस का टाइम आ चुका था, बहुत मतलब कि कह लीजिए एक बुरा समय हमारे लिए आ चुका था। और वो ग्लोबलाइजेशन का टाइम था, जहाँ पे आपने सुना होगा कि 91 में नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी वो आपका एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आई थी। एलपीजी पॉलिसी आपने सुना होगा 1991 में लेकर आई थी, जिसके तहत हमारे देश को कुछ सपोर्ट मिला। तो अब एक बात बताइए, जब देश में आर्थिक संकट पैदा हो गया तो आर्थिक संकट के समय भारत कहाँ देखेगा? दोस्त की ओर देखेगा, दोस्त की ओर देखेगा, अपने फ्रेंड की ओर देखेगा। लेकिन फ्रेंड कौन था? यूएसएसआर, सोवियत संघ, जो कि सोवियत संघ अब नहीं रहा था और वो टूट गया था। जबकि इस समय जो आसियान था वो बहुत मजबूत थे और एशिया के टाइगर बन चुके थे, एशियन टाइगर बन चुके थे। अब एशियन टाइगर मैं इनको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये बहुत मजबूत एशिया के कह लीजिए कि देश बन चुके थे। तो जब ये बहुत मजबूत देश बन चुके थे तो भारत ने जो है पूर्व की ओर देखना शुरू किया और देखता ही गया, जिसको हम बोलते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। जब सोवियत संघ टूट गया तो अब भारत को सपोर्ट चाहिए था, भारत में आर्थिक संकट आया हुआ था और भारत ने अपने दोस्तों को, नए दोस्तों को खोजने की कोशिश की और उसे बोलते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। भारत की पॉलिसी क्या है? लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो। कहाँ से मदद मिल सकती है? पूर्व की ओर देखो, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? लुक ईस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे लुक ईस्ट पॉलिसी की अब आपकी बात आ रही है। अब यहाँ पे हम देखिए बात कर रहे हैं लुक ईस्ट पॉलिसी के। लुक ईस्ट पॉलिसी यहाँ पर 91 से जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उसने शुरू की। और अगर हम देखेंगे तो हमारे पूर्वी देशों में एक तो पूर्वी देश थे, दूसरे थे दक्षिण पूर्वी, यानी कि साउथ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट देश। तो दक्षिण पूर्वी देशों में आपका क्या आ गया? आसियान आ गया। और पूरब में आपका कौन आ गया? चाइना आ गया। ठीक है, यहाँ पे पूरब में अगर हम बात करें तो चाइना, साउथ कोरिया और जापान, राइट, ये आपके पूर्व देशों में आ गए। तो इन देशों से संबंध, रिलेशनशिप जो हमारे थे, संबंधों को सुधारने की बात की गई, संबंधों को सुधारने की बात की गई कि कैसे हम सुधारें इनसे संबंध, इसकी कोशिश की गई, सुधारने की कोशिश की जाने लगी लुक ईस्ट पॉलिसी में। ठीक है, तो आपको आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि लुक ईस्ट पॉलिसी क्या थी। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा दूँ कि लुक ईस्ट पॉलिसी, जो हम ईस्ट के देशों की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, आपको अभी हमने ये मैप देखा था तो यहाँ पे देखिए, अब ये आपको समझ में आ गया। भारत जो है वो दक्षिण एशिया का देश है। ठीक है, ये जो पूरा आसियान देश है, ये पूरा का पूरा जो आसियान देश है, ये पूरे के पूरे आपके किस में आते हैं? दक्षिण पूर्व में आते हैं। और यहाँ पे अब हम चाइना की बात कर रहे हैं। चाइना, यहाँ पे देखिए, चाइना आपका किधर आता है? जापान, यहाँ पे आप देखिए चाइना, जापान, ये आपका किस में आ रहा है?
ये आपका आ रहा है पूर्व के देशों में, ये आपका आ रहा है पूर्व के देशों में, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये आपका किस में आ रहा है, पूर्व के देशों में। तो ये पूर्व के देश थे। ईस्ट, लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि जो भारत है उसने ईस्ट की ओर देखना शुरू किया, ईस्ट की ओर यानी कि पूरब की ओर देखना शुरू किया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरब की ओर कौन कौन दिखेगा भारत को, भारत को पूरब की ओर दिखेगा चाइना, जापान, साउथ कोरिया, और नीचे पूरब की ओर ऊपर देखेगा तो चाइना, जापान, साउथ कोरिया दिखेगा, और नीचे की ओर देखेगा तो आसियान कंट्रीज दिखेंगे। तो ये हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, राइट। तो यहाँ पर अब इसकी हिस्ट्री क्या रही, अब इसकी हिस्ट्री क्या रही अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टार्टिंग में तो हमको किसी ने भाव नहीं दिया, क्योंकि हमारे जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। पहले तो स्टार्टिंग में किसी भी कंट्री ने हमको भाव नहीं दिया, लेकिन इसके परिणाम क्या रहे लुक ईस्ट पॉलिसी के, अब हम देखने जा रहे हैं रिजल्ट्स क्या रहे, क्या रिजल्ट्स थे जो हमें मिले। धीरे धीरे हमको जो रिजल्ट्स मिले वो वन बाय वन हम देखने जा रहे हैं। तो पहला रिजल्ट तो ये रहा कि 1992 में जब हमने देखना शुरू किया और देखते ही गए, जब हमने लुक ईस्ट पॉलिसी में पूरब की ओर देखना शुरू किया और देखते ही गए, भले ही हमें स्टार्टिंग में भाव नहीं मिला, कंट्रीज ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमने कोशिशें जो है वो जारी रखी और उसका रिजल्ट ये रहा कि 1992 में आसियान ने जो है वो इंडिया को डायलॉग पार्टनर, आसियान का डायलॉग पार्टनर जो है वो बना दिया। आसियान का डायलॉग पार्टनर यानी कि आप कह सकते हैं वार्ताकार बना दिया। वार्ताकार का मतलब ये होता है कि जब आसियान की समिट होती है, सम्मेलन होती है, तो भारत वहां पर शामिल हो सकता है, वार्ताकार यानी कि डायलॉग पार्टनर के तौर पे जाकर शामिल हो सकता है। तो 1992 में आसियान ने भारत को डायलॉग पार्टनर बनाया, थोड़ी सी और कोशिश की गई, ठीक है। मतलब कि समिट में डायलॉग पार्टनर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब जो सम्मेलन होता था उसमें भारत को भी क्या है बुलाया जाता था, वार्ताकार के तौर पे, डायलॉग पार्टनर के तौर पे बुलाया जाता था, राइट। 1996 में कह लीजिए आसियान ने भारत को जो है फुल डायलॉग पार्टनर मतलब कि कह लीजिए कि प्रमोशन हो गया, आप कह सकते हैं कि क्या हो गया, प्रमोशन हो गया, फुल डायलॉग पार्टनर का जो है वो दर्जा दिया। और 2001 में मैंने कहा जैसे कि भारत का बहुत इच्छा थी कि वो आसियान 3 को कन्वर्ट करा के आसियान +4 कर ले, लेकिन चाइना के हस्तक्षेप के कारण, चाइना की दादागिरी के कारण ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन 2001 में आसियान +1 यानी कि अब भारत से एक अलग से जो आसियान के 10 मेंबर कंट्रीज थे वो अलग से मीटिंग करते थे, ठीक है। 10 कंट्रीज विद इंडिया के साथ मीटिंग करते थे। तो 2001 में आसियान +1 बना, अब इनकी मीटिंग अलग से होती थी। जो 10 कंट्रीज जो है वो भारत के साथ अलग से मीटिंग करते थे। तो आपको ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट समझ में आ रहा होगा कि, और इसकी जो पहली समिट है, फर्स्ट समिट आसियान +1 की जो फर्स्ट समिट है, ये आपकी फर्स्ट समिट 2002 में हुई थी, 2002 में हुई थी। और यहाँ पर भारत और आसियान कंट्रीज के बीच में आप कह लीजिए कि रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत हो रहे थे। तो अब हम आगे देखते हैं आगे हमारा क्या हुआ। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2009 में जो है वो आसियान और भारत के बीच जो है वो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कि जहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज होते हैं एफटीए के एग्रीमेंट के, जो मेंबर्स होते हैं जो एग्रीमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है अब हमारा आपके साथ मुक्त व्यापार चलेगा। मुक्त व्यापार मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यापार में रोक टोक, प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम से कम रहेगी और बड़े इजीली, मतलब कि कह लीजिए प्रेफरेंस दिया जाता है कि अगर कंट्रीज को दूसरी कंट्री का ऑफर है जो कि जिनके साथ एग्रीमेंट नहीं है, और कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनके साथ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिन कंट्रीज के साथ रहेगा उनको प्रेफरेंस देंगे, वरीयता प्रदान करेंगे, प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ पर आसियान के जो 10 कंट्रीज थे उनका इंडिया के साथ जो है एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हुआ, और जिसको हम, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसको हम बाफ्टा बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ इसको हम बाफ्टा बोलते हैं। बाफ्टा का फुल फॉर्म हुआ भारत आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, बाफ्टा बोलते हैं, ये आपका हुआ, राइट। इसके बाद 2009 के बाद एक्ट विद आसियान, ये 2014 में मोदी गवर्नमेंट के टाइम ये पॉलिसी आई कि भाई लुक ईस्ट पॉलिसी तो हो गई भाई, हमने देखा, देखते ही रहे, दोस्ती हो गई। अब दोस्ती को कैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रखा जाए, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, भाई हर एक रिश्ते को सींचना पड़ता है, तो उसको कैसे सींचा जाए। तो मोदी के समय हमारी एक नई पॉलिसी आई 2014 में, एक्ट विद आसियान, यानी कि कैसे संबंधों में जो है उसको जीवंत रखा जाए, उसको जिंदा रखा जाए, और कैसे हमारे लिए ये हेल्पफुल हो। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का ही आप रिजल्ट कह सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है, ठीक है, ये जो रिजल्ट है तो एक्ट विद आसियान मोदी गवर्नमेंट की वो पॉलिसी थी जिसको आप रिजल्ट ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी का ही आप रिजल्ट बोल सकते हैं। उसी का इम्प्रूव्ड वर्जन था लुक ईस्ट पॉलिसी का, जिसमें जो कनेक्टिविटी थी हमारी आसियान के साथ, जो भी आप कह लीजिए कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, उसको हमको जिंदा रखना है, उसको हमको मेंटेन रखना है। तो ये चीज एक्ट विद आसियान जो है इस पे हम देखते हैं। अब नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी था और एक्ट विद आसियान की हम बात कर रहे हैं, तो आसियान का भारत के साथ जो रिलेशनशिप है, आसियान इंडिया रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, तो आसियान इंडिया रिलेशनशिप का रिजल्ट क्या रहा, परिणाम क्या रहा इस रिलेशनशिप का, या आप कह सकते हैं कि क्यों जरूरी है, क्यों इस रिलेशनशिप की जरूरत है, या भारत के लिए ये क्यों नीडफुल है। अगर हम आसियान की बात करते हैं, क्या जरूरत है, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी, उसको एक मतलब कि एक सहारा मिला, उसको एक सपोर्ट मिला आसियान से, क्योंकि सोवियत संघ तो टूट चुका था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा जो है वो मिलना, न्यू डायरेक्शन
आप कह सकते हो, न्यू डायरेक्शन या न्यू डायमेंशंस, डायमेंशन आप कह सकते हो, न्यू डायमेंशन फॉर इंडियन इकोनॉमी, यू कैन से इंडियन इकोनॉमी। इसके लिए जो है इसकी ज़रूरत थी, भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा जो है वो करने के लिए। ठीक है, चाइना की हम बात करें, अब चाइना तो आपको पता है आए दिन प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, तो चाइना को आप बैलेंस कैसे करोगे, चाइना को कैसे संभालेगा इंडिया, कैसे चाइना को संभालेगा, आसियान की मदद से संभालेगा। आसियान, अगर चाइना के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ होता है तो उस पर इंटरनेशनल लेवल से आप कैसे प्रेशराइज करोगे। अगर भारत के फेवर में आसियान रहेगा तब तो वो प्रेशराइज कर पाएगा, जो कि मोदी जी करते हैं, राइट। जो मोदी जी संभालते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप को, देखते हो आप अक्सर कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे चाइना पे प्रेशर जो है बनाया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, इंडियन ओशन, इंडियन कह रही हूँ सॉरी, हिंद महासागर, आप यहाँ पे देखिएगा, फिर से आते हैं हम मैप पे और यहाँ आप देखिएगा, फुल मैप पे आते हैं, ये देखिए, ये जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो इंडियन ओशन है, ये देखिए, ये जो इंडियन ओशन है, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए फुल स्क्रीन लगा देती हूँ आपको ताकि विजिबल रहे। ये देखिए, इसकी सुरक्षा के लिए, ये जो इंडियन ओशन है इसकी सुरक्षा के लिए, हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए आपको आसियान की ज़रूरत पड़ेगी। हिंद महासागर की सुरक्षा, उसकी सेफ्टी के लिए आसियान के साथ अच्छे संबंध होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट इशू आता है आतंकवाद, आतंकवाद, टेररिज्म जो फैला हुआ है, तो आतंकवाद के खिलाफ आप कह लीजिए एक ज्वाइंट मिशन जो चलाना है, ज्वाइंट मिशन जो चलाना है, सारे पड़ोसी पूर्वी दक्षिण एशियाई देशों की भी हमें इसमें ज़रूरत होगी। ठीक है, और भारत के, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए भी हमें जो है आप कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व के जो देश हैं उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अब नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट यानी उत्तर पूर्व, आप देखिए यहाँ पे, देखिएगा मैप में ध्यान से, ये देखिए, इसको थोड़ा सा और जूम करके लाते हैं, ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट, भारत के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में आप अगर इस वाले हिस्से में, इसको और जूम करते हैं हम, ये बांग्लादेश के ऊपर वाला जो हिस्सा है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखिए मेघालय है, ठीक है, शिलोंग है, मेघालय है, असम है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यानी कि आप कह लीजिए भारत का आप कह लीजिए जो भारत का ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इसके विकास के लिए
हमको जो है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, आसाम है, ठीक है, यहाँ पर आपका गुवाहाटी जो आता है, जो हमारा बांग्लादेश के ऊपर वाला जो पोर्शन है, राइट, उसके डेवलपमेंट के लिए हमको किसकी ज़रूरत है? हमको आसियान की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए हमें आसियान का सहयोग चाहिए। तो ये आप कह सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है भारत के लिए आसियान के साथ संबंध रखना, क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। तो एक आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि हाँ, आसियान की हमको क्या ज़रूरत है। अब हम बात करने जा रहे हैं फ्लैग, आसियान का चिन्ह क्या है, आसियान का जो झंडा है वो कैसा है, आसियान का एम्बलम यानी कि जो प्रतीक है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्लैग की पिक्चर मैंने आपको दी हुई है, और यहाँ पे जो आसियान देशों का जो ये एसोसिएशन है, इसका जो प्रतीक बनाया गया है, जो चिन्ह बनाया गया है, वो आप देख रहे हैं। और इसका मोटो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, यानी कि सारे ये जो देश है ये एक दूसरे के सहयोग के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ पर जो आसियान का ये जो सिंबल आप देख रहे थे, एम्बलम देख रहे थे, ये इसकी स्थिरता, स्टेबिलिटी, पीसफुल, यूनाइटेड एंड डायनेमिक जो जोश है आसियान का, वो रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसका कलर देखें तो आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, इसमें ये जो लाइन है ये आप देख रहे हैं वाइट कलर की है, जो लाइन है इसके अंदर जो हम ये देख रहे हैं ये येलो कलर का है। तो इसका क्या मीनिंग है अगर आप देखेंगे तो ब्लू जो रिप्रेजेंट करता है पीस यानी शांति और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। रेड जो है वो साहस को बताता है, जोश को बताता है, करेज एंड डायनेमिज्म को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, डायनेमिज्म को रिप्रेजेंट करता है। वाइट जो है वो प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। येलो जो है प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आसियान के फ्लैग में जो आसियान का जो लोगो है उसमें आप ये बीच में येलो कलर का जो देख रहे हैं ये धान यानी कि आप कह सकते हैं चावल, स्टॉक्स ऑफ पैडी यानी जो धान की बालियां होती हैं उसको जब एक बंडल में बांधा जाता है, राइट। तो आप जब इसको काउंट करेंगे तो ये 10 है, ये आप देखेंगे 10 बालियां हैं, ये 10 स्टॉल्स जो हैं वो बंधे हुए हैं, मतलब कि जो धान की बालियां हैं 10 बालियों को, यानी हर एक जो धान की बाली है, जो पैडी हर एक स्टॉक ऑफ पैडी है, ये हर एक कंट्री जो 10 मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। हर एक साउथ एशियन कंट्रीज जो आसियान का हर एक कंट्री जो मेंबर है उसको रिप्रेजेंट करती है, और उस धान की बालियों को साथ में लाकर बांधा गया यानी कि जोड़ा गया, यानी कि सारे के सारे जो 10 देश हैं वो आपस में साथ में आए, वो इस सिंबल, ये जो सिंबल है उस फीलिंग, उस चीज़ को, उस यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको इसके लोगों का एक आइडिया लग गया होगा कि ये क्या है। और बाकी तो मैंने आपको निमोनिक्स जो है वो बताई कि कौन कौन से 10 कंट्रीज़ हैं जो आसियान के मेंबर्स हैं। तो इसका आपको एक आइडिया लग गया होगा। चलिए अब देखते हैं, आपको हिस्ट्री पता लगी, आसियान क्या है, आसियान +1 क्या है, +3 क्या है, EAS क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, एक्ट विद आसियान क्या है, इन सब चीज़ों का एक आइडिया लग चुका है। अब हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से समिट इसकी हुई। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं 35th कोरोना आने के पहले, जस्ट कोरोना आने के पहले आप कह सकते हैं 35th आसियान समिट हुई, जो कि नवंबर 2019 में बैंकॉक में हुई थी,
राइट। और इसकी थीम जो थी वो था एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी, राइट। इसके बाद प्लानिंग की गई कि जो नेक्स्ट समिट होगी वो वियतनाम पे होगी, 2020 में अप्रैल में होगी, लेकिन 2020 में ये अप्रैल में नहीं हो पाई, इसको पोस्टपोन करना पड़ा कोरोना के कारण। और इसमें याद रखिएगा ये जो नेक्स्ट प्लान की गई थी ये 36 समिट थी, 36 आसियान की समिट होनी थी, और ये समिट हनोई में हुई थी, ये समिट हनोई में हुई थी और जून में हुई थी, अप्रैल से पोस्टपोन होकर अप्रैल और नवंबर में हर साल समिट होती है आसियान की। तो ये जो समिट है ये जून में हुई और कोरोना के कारण, और फर्स्ट वर्चुअल समिट हुई, फर्स्ट वर्चुअल समिट ये आपकी हुई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आसियान की कौन सी फर्स्ट वर्चुअल समिट हुई, तो 36 आसियान समिट हुए आपके वियतनाम में। वियतनाम का जो कैपिटल है वो है हनोई, और हनोई में ये जो है फर्स्ट वर्चुअल समिट जो है हुई थी। कोरोना के कारण ये अप्रैल में नहीं हो पाई, इसको पोस्टपोन किया गया, राइट। इसके अलावा इंडियन एशियन समिट, अब मैंने आपको कहा कि जब नवंबर में होता है तो आपने ASEAN+1 भी देखा कि भारत के साथ अलग से बात करता है। तो इंडिया की जो है 16वीं मीटिंग 16 इंडिया आसियान समिट जो है 3 नवंबर 2019 में बैंकॉक थाईलैंड में हुई, जिसमें हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं, उन्होंने जो है इसको एड्रेस किया था और आसियान इंडिया के जो FTA एग्रीमेंट है उस पर बात की, राइट। इसके बाद यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट जो है वो रखा गया था लाओस में, ठीक है, लाओस में 5th यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट 2019 में जुलाई में जो है रखा गया था। इसके बाद जैसा कि मैंने आपसे बात की कि ये आपकी 36 जो थी ये फर्स्ट वर्चुअल समिट आसियान की हुई 2020 में हुई, और ये अप्रैल में होनी थी लेकिन ये जून में हुई, ये पोस्टपोन हो गई थी। और इस समिट का जो थीम था वो था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। सेम टॉपिक आपका नवंबर में भी था, तो पहले ये जून में हुई थी और इसको डिले हो गया था, अप्रैल में होनी थी लेकिन इसके बाद ये जो है जून में हुई थी। और ये वियतनाम में हनोई वियतनाम में हुई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट वर्चुअल समिट ऑफ आसियान, तो वो दैट इज 36 समिट वियतनाम के हनोई में रखी गई थी, जिसका थीम था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। और इसमें मेन फोकस इस पे किया गया था कि कोविड-19 का जो एपिडेमिक आया है उसको कैसे उस सिचुएशन से रिकवर किया जाए, उसका कैसे उस हालात में काम किए जाए, राइट। इसके बाद 37 आसियान समिट जो है वो 12 नवंबर 2020 को हुई। ये भी आपका वर्चुअल था, टॉपिक आपका सेम था, ये भी आपका वर्चुअल समिट था। इसके साथ अगर देखें तो अभी 5 फैब 21 को जो है आसियान हैकाथॉन 2021 जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने इसको ऑर्गेनाइज किया था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हैकाथॉन क्या होता है। हैकाथॉन ये होता है कि जिसमें एक कह लीजिए कि एक प्रॉब्लम दी जाती है, एक सिचुएशन दी जाती है, उसका स्टूडेंट्स या टीचर्स जो भी मतलब पार्टिसिपेट करते हैं उनसे एक सॉल्यूशन पूछा जाता है, जिसका सॉल्यूशन बेस्ट होता है उसको प्राइज दिया जाता है। तो ये नवंबर जो है नवंबर 2019 में जो अभी हम देख रहे थे, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब एड्रेस किया था तो इसका अनाउंसमेंट किया था कि ये हैकाथॉन होगा। और ये हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है इन्होंने अभी 5 फैब 2021 को ये जो हैकाथॉन है ये ऑर्गेनाइज किया था। और यहाँ पे जो थीम था ये था ब्लू इकोनॉमी एंड एजुकेशन, ब्लू इकोनॉमी एंड एजुकेशन।
ये इसका थीम रखा गया था। जो तो जॉइंटली जो है वो हमारे इंडियन मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू जो है ये हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया गया था। राइट, तो आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा इसके बारे में। 38 एंड 39 एशियन समिट जो है इसकी प्लानिंग की गई है कि अप्रैल 21 और 38 और 39 जो है अप्रैल 21 और नवंबर 21 में जो है शेड्यूल की जाएगी और ब्रुनई में शेड्यूल की जाएगी। ठीक है, ब्रुनई में शेड्यूल की जाएगी। तो देखते हैं कि अप्रैल और नवंबर में इस जो समिट है उसका थीम क्या रहता है जो कि अभी प्लान की गई है। राइट, तो ये मैंने आपको बता दिया कि करंट न्यूज़ में क्या चल रहा है, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया लग गया होगा आसियान के बारे में। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। और अभी हम आगे बहुत सारे जो और इंटरनेशनल एसोसिएशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू डियर, थैंक यू टू ऑल मैजिकल माइंड्स जो कि मुझे सुन रहे थे। अपने माइंड का जादू ऐसे ही चलाते रहिए। थैंक यू।